पीएम मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, कवच सिस्टम से लैस हैं ट्रेनें। पीएम मोदी ने मन की बात में किया चंद्रयान और G20 का जिक्र, बोले भारत की साख बढ़ी। एनआईए ने मणिपुर से संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार, म्यांमार के टेरर ग्रुप का है मेंबर। राहुल गांधी का बड़ा दावा है, एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत पक्की। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कॉल से मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेंगी, जिनमें राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल हैं। पीएम मोदी नई ट्रेनों के उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ये ट्रेनें एंटी कोलिजन सिस्टम कवच से लैस हैं। सबसे खास बात यह है कि नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रंग जो कि नारंगी है। नई वंदे भारत रेलगाड़ियां उदयपुर, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई, पटना, हावड़ा, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम, रांची, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद के बीच चलेंगी। ये ट्रेनें देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। वंदे भारत ट्रेन अपने संचालन के मार्गों पर सबसे तेज गति वाली ट्रेन होंगी और इससे यात्रियों का काफी समय बच सकेगा। इन नई सीरीज की वंदे भारत ट्रेनों की नोज पर अलग डिजाइन बना है। ब्लू और व्हाइट कलर में मेक इन इंडिया के लोगो वाला शेर ऑरेंज सर्किल में जंप कर रहा है। इसके अलावा इन ट्रेनों में 25 बदलाव भी किए गए हैं। कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पर वर्तमान की सबसे तेज ट्रेन की तुलना में वंदे भारत ट्रेन से संबंधित गंतव्यों के बीच यात्रा के समय में लगभग 3 घंटे की कमी आएगी। इसी तरह हैदराबाद बेंगलुरु के मार्ग पर 2.5 घंटे से अधिक, जबकि मदुरई चेन्नई मार्ग पर सफर में 2 घंटे से अधिक समय बचेगा। वंदे भारत ट्रेन के जरिए रांची, हावड़ा, पटना, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय इन गंतव्यों के बीच वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज ट्रेन की तुलना में लगभग 1 घंटे कम हो जाएगा। इसी तरह वंदे भारत से उदयपुर, जयपुर के बीच यात्रा का समय करीब आधा घंटा कम हो जाएगा। वहीं मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चंद्रयान की सफलता के लिए कई पत्र मिले। भारत ने समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री ने आज के कार्यक्रम में जर्मनी की एक लड़की की भी चर्चा की। वो देख नहीं पाती लेकिन संस्कृत के श्लोक इतने आसानी से गाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। पीएम ने कार्यक्रम में 27 सितंबर को होने वाले विश्व पर्यटन दिवस और शांति निकेतन हयसेड़ा मंदिर की भी चर्चा की। चंद्रयान लॉन्चिंग के दिन इसरो ने रिकॉर्ड बनाया। पीएम ने कहा, मुझे कई पत्र मिले। जब चंद्रयान का लैंडर उतरने वाला था तब कई लोग इसके साक्षी बने। इसरो के YouTube चैनल पर 80 लाख लोगों ने देखा। ये रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि लोगों को कितना लगाव है। इस दौरान चंद्रयान पर एक क्विज चल रहा है जिसमें 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी इसमें हिस्सा लीजिए। 6 दिन और बाकी हैं। G20 में भारत ने अफ्रीका को मेंबर बनवाकर लीडरशिप का लोहा मनवाया। पीएम ने कहा, चंद्रयान के बाद G20 का आयोजन चर्चा में है। भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपना लोहा मनवाया है। जब भारत बहुत समृद्ध था, सिल्क रूट की चर्चा होती थी। अब एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर सुझाया है। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों साल तक विश्व व्यापार का आधार बनने वाला है। इतिहास इसे याद रखेगा कि इसका सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। पीएम ने कहा, G20 के दौरान युवा शक्ति की चर्चा जरूरी। साल भर आयोजन हुए। इसी बीच दिल्ली में एक और आयोजन होगा, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, जिसमें IIT, मेडिकल कॉलेज, IIM के स्टूडेंट जुड़ेंगे। 26 सितंबर को इस में जुड़िए जरूर। इसमें मैं खुद शामिल होऊंगा। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ युवा बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी शुरू की है। इसके जरिए दुर्गम इलाकों में पुस्तकें पहुंचाई हैं। 12 गांव तक किताबें पहुंचने का काम में स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं।
यह अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी पसंद आ रही है। पीएम ने चंद्रयान मिशन को लेकर कहा, साथियों आपको याद होगा इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें महिलाओं के नेतृत्व में डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अधिकारी ने शनिवार 23 सितंबर को ये जानकारी दी। उनका दावा है कि आरोपी म्यांमार स्थित टेरर ग्रुप का सदस्य है। वो मणिपुर में हो रही जातीय हिंसा का इस्तेमाल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए करने की साजिश कर रहा था। एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान मोइरांगथेम आनंद सिंह के रूप में हुई है। उसे पूछताछ के लिए नई दिल्ली लाया गया है। वो उन 5 लोगों में से एक है जिन्हें मणिपुर पुलिस ने उनके गोदाम से लूटे गए हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने 19 जुलाई को नई दिल्ली में खुद ही संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें जांच से पता चला था कि साजिश को आगे बढ़ाने के लिए वो सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे। वो कैडरों और समर्थकों की भर्ती कर रहे। प्रवक्ता ने बताया कि वो गैर कानूनी तरीकों से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक इकट्ठा कर रहा था, जिसमें सरकारी सुविधाओं और संसाधनों की लूट भी शामिल थी। फिलहाल उसे दिल्ली लाए जाने के बाद जुडिशियल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया है इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे। वहीं उन्होंने ये बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई हथकंडे अपनाती है। रमेश विधुड़ी के सांसद में दूसरे सांसद को गाली देना और एक देश एक चुनाव का विचार लाना उन्हीं में से एक है। राहुल ने यह भी कहा कि जब भी संसद में कोई बात रखी जाती है तो वो ध्यान भटकाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हमने सीख लिया है इससे कैसे निपटना है। कर्नाटक चुनाव से सबक सीखकर पार्टी ने नैरेटिव बनाया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से बहुत जरूरी सबक सीखा है कि भाजपा ध्यान भटकाती है। वो हमें अपना नैरेटिव बनाने से रोकती रही, इसी तरह पिछले कई चुनाव जिताती आई। इससे ही सबक लेकर हमने अपनी पार्टी का नैरेटिव बनाते हुए कर्नाटक का चुनाव लड़ा था। राहुल ने बताया, हमने कर्नाटक की जनता को एक सीधा दृष्टिकोण दिया कि उनके लिए कई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है और इसी तरह हम नैरेटिव को कंट्रोल कर पाए। राहुल गांधी बोले, हम शायद तेलंगाना में जीत सकते हैं क्योंकि वहां बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। राजस्थान में मामला बहुत करीबी है, हमें लगता है कि हम वहां भी जीत जाएंगे। बीजेपी भी अंदर खाने यही कह रही है। गौरतलब है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में 2023 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉलर ने कॉल करके कहा कि एयरपोर्ट पर नीले रंग के बैग में बम है। मुंबई के टीटू पर एक अज्ञात शख्स ने कॉल की थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस जानकारी के मिलने के बाद एयरपोर्ट ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को इस बात की जानकारी दी और फिर सारे बड़े अधिकारी अज्ञात कॉलर से मिली जानकारी पर काम करने लगे। एक अधिकारी ने बताया कि सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और एसओपी के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई। मुंबई पुलिस की जोन 8 के डीसीपी दीक्षित कुमार गेदम ने बताया कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल कॉलर ने जो दावा किया था वैसा कुछ नहीं मिला है। प्राथमिक जांच के मुताबिक ये एक फेक कॉल लग रही है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। इस बार उत्सव के दौरान गणपति की इको फ्रेंडली मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों पर बप्पा की ऐसी ही मूर्ति ला रहे हैं। इस तरीके की मूर्तियों का क्रेज इस बार बड़े गणपति मंडलों में भी देखने को मिल रहा है। इस बार एल्फिंस्टन के राजा की मूर्ति का काफी चर्चा हो रही है। इसे 200 से 250 किलो के कागज से बनाया गया है। 18 फीट ऊंची इस मूर्ति को बनाने में कुल 3 महीने का समय लगा है। बप्पा को कृष्ण अवतार में शेषनाग कालिया का मर्दन करते हुए दर्शाया गया है। नाग से बप्पा की मूर्ति की कुल ऊंचाई करीब 22 फीट है। ये मूर्ति पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और पूरे 11 दिनों तक मंडल में स्थापित रहेगी। इसका खास ख्याल रखने के लिए एसी के जरिए सही तापमान भी यहाँ मेंटेन रखा जाता है। इस बड़ी मूर्ति के साथ गणपति की एक छोटी मूर्ति भी रखी गई है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मंडल से जुड़े सुधीर सोनवाड़ ने बताया कि ये इको फ्रेंडली मूर्ति हर साल गिरगांव चौपाटी में
विसर्जित की जाती है और कागज से बने होने की वजह से ये आसानी से पानी में घुल जाती है। सुधीर ने बताया कि ये पेपर के गणपति का तीसरा साल है। कोविड के बाद से ही वो बप्पा की मूर्ति पेपर से बनवा रहे हैं। सुधीर ने बताया कि वो इको फ्रेंडली मूर्ति के जरिए लोगों को पर्यावरण में पॉलिथीन और प्लास्टिक के चलते हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कई सोशल संदेश भी लिखे हैं। वहीं इस मंडल के अध्यक्ष संकेत धुरी ने बताया कि बप्पा की मूर्ति के आकार और कॉन्सेप्ट पर उत्सव के 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है। पिछले साल बप्पा को कागज में ही राम अवतार में दिखाया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देश पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। हालात से निपटने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आईटी कर्मचारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद से उनके प्रति लोगों की सहानुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जगनमोहन रेड्डी सरकार पिछले 2 सप्ताह से आंध्र प्रदेश में लोगों को सड़कों पर आने नहीं दे रही है। जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जगनमोहन रेड्डी खुद पिछले 10 सालों से बेल पर बाहर है। उन पर करीब 38 मामले चल रहे हैं, जिसमें 10 सीबीआई और 7 ईडी के मामले हैं। यही वजह है कि लोग चंद्रबाबू नायडू पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लोगों की तो नींद उड़ी ही हुई है। रविवार सुबह आईटी कंपनी के कर्मचारियों ने चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में विशाल कार रैली निकालने की बात कही है। कार रैली के साथ राजमंड्री जाने के बात कही। इसके बाद आंध्र प्रदेश के पुलिस की नींद उड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा को भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा बना दिया है। भारी पुलिस बल तैनात हो गई है। सिर्फ एक चेक पोस्ट के पास करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे कुल 6 चेक पोस्ट पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर्मचारियों का कार रैली आंध्र प्रदेश ना प्रवेश कर पाए। चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद को आईटी हब बनवाया था, जिसकी वजह बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी यहाँ मौजूद हैं। इसलिए आईटी कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से देश विदेशों से चंद्रबाबू नायडू को अपना समर्थन दे रहे हैं। As a local ACP is on other duty and I in charge for this Nandigaon sub-region. There is an information that IT employees of the Hyderabad they plan to come to from Hyderabad to Rajahmundry to give their support for the ex-CM Chandrababu Naidu. Actually, there is no permission for them to come to Rajahmundry. In Vijayawada city, there is 30 Police Act and 144 section is also in force. So, in order to violate any orders of the specific orders, we take legal action, book them under the appropriate sections of 341 and 149 and 188 and other specific sections we will book them. So, we appeal to them not to violate the concerned sections and not to allow these subdivision and go to Rajahmundry. This is an appeal from the police. And our respected CPs are Sri Kanchananand Tata and rural DCP Agenda Ajita Vijayala Madam also. They also addressed to the press and they have already given the statements not to come to Rajahmundry from Hyderabad on this occasion. वहीं संसद में बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी की गाली गलौज पर देश की सियासत गर्म है। विपक्ष विधुड़ी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी सांसद विधुड़ी पर एक तरफा कार्रवाई न करने की मांग कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर को एक के बाद एक पत्र लिखकर दानिश अली की करतूतों से अवगत करा रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बाद अब रवि किशन ने स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि दानिश अली सीरियल ऑफेंडर हैं। स्पीकर को लिखे पत्र में रवि किशन ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले साल दिसंबर में मैं जब जनसंख्या नियंत्रण पर निजी विधेयक पेश कर रहा था तो बीएसपी सांसद दानिश अली ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी की थी और कहा था कि ये विधेयक पेश कर रहे हैं, खुद इनके 4 बच्चे हैं। रवि किशन ने कहा है कि दानिश अली की लोकसभा में टोका टोकी करने और डिस्टर्ब करने की आदत है। बीजेपी सांसद ने स्पीकर से इस घटना की जांच की मांग भी की है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी को उकसाने का आरोप लगाया था। झारखंड की गोड्डा संसदीय सीट से सांसद निशिकांत दुबे ने पत्र में लिखा है कि रमेश विधुड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था,
इसके साथ ही उन्होंने दानिश अली पर विधुड़ी को भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि विधुड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई दानिश अली की टिप्पणी के बाद वो विवादित बातें आवेश में आकर कही थी। अब दानिश अली ने निशिकांत दुबे और दूसरे बीजेपी नेताओं को आरोप साबित करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोप सही साबित हो जाते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।